हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड फाइनल और एमएड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सल एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा की छात्रों के विकास में क्या भूमिका है। समावेशी शिक्षा एक ऐसा शैक्षणिक दृष्टिकोण है जो विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक छात्र का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा, और उज्जवल किसके माध्यम से होगा? शिक्षा के माध्यम से। और इस शिक्षा के माध्यम से कौन उनके भविष्य को उज्जवल करेंगे? शिक्षक। अर्थात समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की समाज में क्या भूमिका है, और शिक्षक समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी एजुकेशन है उसका जो केंद्र बिंदु है, उसका केंद्र बिंदु शिक्षक विद्यार्थी दोनों को माना जाता है, और शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंधों पर ही किसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी जाती है, या कह सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली सफल हो सकती है। तो जो समावेशी शिक्षा है ये किसके लिए है? ऐसे बच्चे जो किसी न किसी शरीर की किसी कमी के कारण, जैसे विकलांग है, दिव्यांग बच्चे हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करने का जो प्रोसेस है उसे हम समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा से हम समाज में शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में लेकर आते हैं। भारत में लगभग 10 लाख स्कूलों में इस वक्त 55 लाख शिक्षक लाखों बच्चों को ये शिक्षा प्रदान करके उनके भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं। शिक्षा की जो ये कंसेप्ट है ये कहाँ से आई? ये यूएसए से इस कंसेप्ट को मान सकते हैं। वहाँ पर स्कूली शिक्षा में 1975 में समावेशी शिक्षा का प्रयोग करके शिक्षा की नई भूमिका निश्चित की गई। तो समावेशी शिक्षा है क्या? विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति, एक अवधारणा, एक कंसेप्ट है। और इसमें क्या होता है कि जो विकलांग बच्चे हैं वो कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्टीफन के शब्दों में शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित या दिव्यांग बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था है। एनसीईआरटी क्या कहती है? वातावरण में धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के भेदभाव के बिना एक ही कक्षा में सभी बच्चों को शिक्षित करना समावेशी है, शिक्षा है। भारत में इस वक्त जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बहुत अधिक चुनौतियां उसके सामने हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो हमारी एनईपी स्टार्ट हुई है, अभी शिक्षकों को, विद्यालयों को, स्कूलों को, विश्वविद्यालयों को, सबको एनईपी को समझना होगा। एनईपी का जो परिणाम होगा वो कैसा होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र के सामने एनईपी भी 2020 एक चुनौती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि समावेशी शिक्षा के क्या फीचर्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी लाभ क्या है, गुण, प्रकृति, आवश्यकता क्यों आई, उद्देश्य और लक्ष्य। सबसे पहले क्या है, किस आधार पर? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर जो समावेशी शिक्षा है वो किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं? मनोवैज्ञानिक। जब तक बच्चों की आइडियोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी को हम नहीं समझेंगे तब तक हमें उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। तो यह जो इसका प्रथम सिद्धांत है वो किस चीज़ पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक। दूसरा है मानसिक विकास। अर्थात यह शिक्षा क्या करती है? शिक्षा बच्चों का मानसिक विकास करती है, और जब मानसिक रूप से बच्चे मजबूत होंगे, शिक्षा अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगी। कम खर्चीली, यह प्रणाली क्या है? कम खर्चीली, क्योंकि एक कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दिव्यांग या अन्य बच्चों के लिए कोई दूसरा संस्थान नहीं खोला गया है। इसके बाद है सामाजिक एकीकरण। जब बच्चे एक स्थान के ऊपर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं
तो उनमें सामाजिकता की भावना, समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना आती है, जो देश और परिवार और राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य है। समानता को महत्व। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, तो यह समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को के अंदर समानता की भावना को वास्तविक रूप से लेकर आ रही है। समायोजन की प्रक्रिया। समायोजन क्या है? कोऑर्डिनेशन। अर्थात यह शिक्षा बच्चों में समायोजन की प्रक्रिया को भी विकसित करती है। इन भावना की समाप्ति। बच्चों के अंदर जो इन भावना आई हुई है कि मैं विकलांग हूँ, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, मैं सामान्य बच्चे से कमज़ोर हूँ, यह एजुकेशन इस प्रकार की कंसेप्ट को समाप्त करके एक कक्षा के अंदर यदि 40 बच्चे बैठे तो 40 के 40 बच्चों को एक समान मानते हुए एक अध्यापक द्वारा ही उन्हें शिक्षित करती है। समस्या का समाधान। यह उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है और बच्चों को विकसित करते हुए शिक्षा के स्तर में वृद्धि करती है। इसके बाद समावेशी शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं? समावेशी शिक्षा के ये सिद्धांत दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं और इनका डायग्राम के द्वारा बनाकर ही इसका प्रयोग करें। इसके बाद है समावेशी शिक्षा या सामान्य शिक्षा की सफलता में शिक्षक की भूमिका। शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन? अध्यापक। अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? प्रभावी होनी चाहिए। और प्रभावी कब होगी? जब छात्र और अध्यापक एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसी अवस्था में शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगी और शिक्षक की जो भूमिका है वह उसे ईमानदारी से संपन्न करते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हुए उन्हें शिक्षा के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। एडम ने शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिमुखी माना है, जिसका एक सिरा शिक्षक है, तो दूसरा विद्यार्थी और तीसरा जो सिरा है वो पाठ्यक्रम। अर्थात एक विद्यालय के अंदर शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक पाठ्यक्रम होगा और वो पाठ्यक्रम किसके लिए होगा? वो छात्रों के लिए होगा। और छात्र उस पाठ्यक्रम को किसके द्वारा समझेंगे? एक शिक्षक द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीनों कंसेप्ट मिलकर शिक्षा की फील्ड को एक नई दिशा, एक नई गति प्रदान करते हुए छात्रों को सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाते हुए उन्हें जीवन में जॉब दिलाकर समाज के अंदर एक करियर का अवसर प्रदान करती है। अब टीचर की जो भूमिका है उसको हम 5 पॉइंटों में, जो डायग्राम के माध्यम से मैंने स्पष्ट किया, डिवाइड कर सकते हैं और फिर इन 5 मेन पॉइंटों के सब पॉइंटों में हम शिक्षक की भूमिका का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला कार्य क्या होता है किसी स्कूल में, विश्वविद्यालय में शिक्षक का? टीचिंग का, शिक्षण कार्य। अर्थात कक्षा के अंदर छात्रों को पढ़ाना। और किस प्रकार से पढ़ाएगा? सबसे पहले एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कक्षा के अंदर? जो उसकी कक्षा के अंदर मान लो 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 विद्यार्थियों को पहचानना चाहिए। 40 विद्यार्थियों की कंसेप्ट वो किस प्रकार सोच रखते हैं, किस प्रकार से छात्रों को वो टीच कर सकता है। अर्थात साइकोलॉजिकल रूप से छात्रों को पढ़कर उन्हें पहचानना एक शिक्षक का शिक्षण कार्य का प्रथम आधार माना जा सकता है। शिक्षक अपनी कक्षा में जब उनकी पहचान कर लेगा, फिर अपने शिक्षण के माध्यम से, अपने व्याख्यान विधि के माध्यम से जो छात्रों की समस्याएं हैं उनका समाधान करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है सहकारी शिक्षण। इसमें क्या करता है? वो छात्रों को समूह में सीखने के लिए मोटिवेट करता है। एक कक्षा क्या है? विद्यार्थियों का एक समूह है और उस समूह के अंदर वह उनके दोस्त के रूप में, उनके करियर दाता के रूप में, एक परामर्शकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को अदा करता है। तीसरा, ज्ञान और अनुभव का मिश्रण। अध्यापक क्या है? अध्यापक एक ज्ञान और अनुभव का मिश्रण है। उसकी जो
टीचिंग की जो कला है उसके अंदर, वो कला क्या करती है, वो कला बच्चों के भविष्य का निर्धारण करती है। इसके बाद सेकंड मेन पॉइंट, संगठन करना। शिक्षक न केवल शिक्षण से रिलेटेड कार्य करता है, बल्कि वह एक महाविद्यालय के अंदर, कक्षाओं के अंदर एक संगठनकर्ता के रूप में भी कार्य करते हुए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसमें जो उसकी भूमिका है शिक्षक के रूप में हो सकती है, मार्गदर्शक के रूप में हो सकती है, फैसिलिटेटर के रूप में हो सकती है, मूल्यांकनकर्ता के रूप में वह अपनी भूमिका अदा करता है, पाठ्यक्रम तैयार करने वाले व्यक्ति के रूप में, और अंत में हम कह सकते हैं कि वह सभी छात्रों के एक रोल मॉडल के रूप में भी अपनी भूमिका को अदा करता है। इसके बाद तीसरा जो हमारा मेन पॉइंट है, अवलोकन करना, निरीक्षण करना। निरीक्षण क्या होता है, अर्थात महाविद्यालय के अंदर जितने कार्य चल रहे हैं, शिक्षकों की एक समिति या उसमें 1 या 2 मेंबर हो सकते हैं, वे संस्था का विकास के लिए, बच्चों का करियर डेवलप करने के लिए निरीक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके बाद जो मेन पॉइंट, फोर्थ मेन पॉइंट, मूल्यांकन व अभिलेख रखना। निरीक्षण करने के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे हम इवोल्यूशन रिपोर्ट या मूल्यांकन रिपोर्ट कहते हैं, और अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड को रखना। इनके अंदर कार्य क्या कर सकता है, वह मूल्यांकन प्रथाओं का मूल्यांकन करता है, सुविधा और बुनियादी ढांचा का अवलोकन करता है, मार्ग, और लास्ट जो मेन पॉइंट है इसका, मार्गदर्शन व परामर्श कार्य। शिक्षक की जो असली भूमिका है वो क्या है, एक परामर्शदाता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक माता पिता के रूप में, एक समाज के निर्माता के रूप में। आप भारत के अंदर प्राचीन काल में टीचर को पूजा जाता था, माता पिता से पहले भी कौन आता था, अध्यापक। तो ऐसा व्यक्ति समाज को, राष्ट्र को, परिवार को एक नई दिशा देता है। वो किस प्रकार से छात्रों के भविष्य का निर्माण करते हुए। जर्मनी में अध्यापकों को समाज का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, और इसीलिए वहाँ की सरकार अध्यापकों को बहुत अधिक सुविधाएं प्रदान कर रही है। तो परामर्शदाता के रूप में उसकी भूमिका क्या है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। छात्र अपने मन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पिछले 10 साल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, लेकिन उस मन की बात और छात्रों के मन की बात में दिन रात का डिफरेंस होगा, क्योंकि छात्र खुलकर दिल से अपनी बात अध्यापक से कर सकता है। वह अपने जीवन का जो निजी पल है या जो निजी समस्याएं छात्रों को शिक्षण के क्षेत्र में आती हैं, वो बातें टीचर से डिस्कस करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकता है। और ये जो चीज़ है, ये मन की बात मन से होगी, और एक मन की बात जो सरकार के द्वारा है, लोगों को स्कूलों में ज़बरदस्ती बिठाकर कि आपको ये सुननी होगी। और ऐसी मन की बात का क्या लाभ, जो मन की बात किसी को दबाव से, किसी को प्रेशर से सुनाई जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो अध्यापक की भूमिका है वो छात्रों की मन की कंसेप्ट को सुनते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो समाज के से वंचित, दिव्यांग, कमजोर, असक्षम बच्चों को समाज के दूसरे, जिन्हें हम होनहार बच्चे कहते हैं, विशिष्ट बच्चे कहते हैं, उन बच्चों के साथ ही कक्षा में बिठाकर उन्हें सारे भेदभाव को समाप्त करके शिक्षा प्रदान करते हैं। और इस शिक्षण की प्रणाली को सफल बनाने में सबसे अधिक योगदान कौन देता है, शिक्षक। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीनों मिलकर एक नए समाज, एक नए राष्ट्र, एक नए परिवार का गठन करते हैं। और यही शिक्षा की 21वीं सदी में समाज, राष्ट्र और परिवार को एक देन होगी। 14 मिनट होगी।